हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू? मैं आपको सुनाई पड़ रहा हूँ? वेलकम जी। मैं क्या आपको सुनाई पड़ रहा हूँ? कोई मुझे कंफर्मेशन कर दे। थैंक यू मिस कुमुद कुमार जी। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। आज मुझे जो टॉपिक मिला हुआ है, सबसे पहले मैं आप सबसे थोड़ा सॉरी चाहता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हुआ है। बट आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों के सामने डिस्कस करने को आया है और वो डिस्कस करने को ये है कि पिछले 3 महीने के लगभग लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से हमारे देश में एक इम्यूनाइजेशन का चक्र टूटा है, वो एक बहुत चिंताजनक बात रही है। हम सब जानते हैं कोरोना एक खतरनाक बीमारी है और कोरोना की वजह से हम पूरे विश्व में इससे परेशान रहे हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। कोरोना ने जिस तरीके से भारत ने कम से कम उस पर एक तरीके से कंट्रोल रखा है, हम आगे भी चाहते हैं किसी तरीके से कंट्रोल रहे। बट उसके साथ साथ कुछ नई परेशानियां और नई दिक्कतें हम लोगों के साथ में आई हैं। हम ये सब जानते हैं कि कोरोना का अगर आज की डेट में कोई उपाय है तो वो है वैक्सीन्स। और इससे ये सिद्ध भी हो जाता है कि वैक्सीन्स किसी भी बीमारी को ख़त्म करने में कितनी ज़रूरत होती है, उसकी कितनी ज़रूरत है, ये आज हमको कोरोना को देखते हुए समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हमको इस बात पे भी समझना चाहिए कि जिन चीज़ों की वैक्सीन्स हम लोगों के पास में हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं कि कोविड-19 ने हमको सिखा दी है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ प्रिवेंशन के लिए जो कुछ भी हमारे पास में है उसको अच्छी तरीके से हम लोगों को आगे उसमें काम करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो भी वैक्सीनेशंस होते हैं, जिस भी तरीके से हम वैक्सीनेशन अपने बच्चों को कराते हैं, उसमें से ज़्यादातर बीमारियां जानलेवा होती हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, अब तो विदेश में भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके बारे में वैक्सीनेशन होता है। और पिछले 3 महीने में लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने बहुत सारी बीमारियां जो हैं अपने आप को न्योता देने के लिए तैयार कर ली हैं। वजह हम लोग जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन में वैक्सीनेशन का चक्र छूट गया है, बच्चे टीकाकरण नहीं करा पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, या तो वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में है और या फिर ऐसी जगह हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज जो भी हमारे पास टीकाकरण होता है उसमें खासकर जैसे खसरा, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू बोलते हैं, टिटेनस, पोलियो, इससे लाखों करोड़ों बच्चों को हम बचा सकते हैं और उनका टीका हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से बड़ों में इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू बोलते हैं और साथ में न्यूमोकोकल डिसीज़ जो निमोनिया कॉज करती है, उससे भी हम लोग बच सकते हैं। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग इस तरीके से बच पाएँ, और अगर हमसे छूट गया है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़, मतलब वैक्सीन से बचने वाली बीमारियों से लगभग हम हर साल लगभग 20 से 30 लाख लोगों की जान बचाते हैं। आप सोचिए, ये चक्र टूटा तो कोरोना तो बात की बात है, हम कितनी और बड़ी बीमारियों से घिर जाएंगे। और इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी हजारों लाखों हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिनको ये एसेंशियल वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है। मैं ये नहीं कहता हमारी सरकारें बहुत कर रही हैं, हमारी सरकारों ने पिछले 50 सालों में बहुत काम किया है और आज की डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं हिंदुस्तान में, और ये आप तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में सिर्फ डायरिया और निमोनिया से मर जाते हैं। आप सोचिए, और आज हमारे पास इसका टीका है। हिंदुस्तान सरकार उस टीके को दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी दे रही है। ये जानते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और वैक्सीन किस तरीके से हमें हेल्प करती है। सबसे पहले वैक्सीन हमें इन चीज़ों से बचाती है, इन बीमारियों से बचाती है।
उसके बाद वैक्सीन्स आज की डेट में हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में हर जगह एंटीबायोटिक का यूज़ होता जा रहा है। पिछले 14-15 सालों से कोई नई एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है। वैक्सीन्स हमको उन बीमारियों को होने से बचाता है और साथ में ही ऐसी बीमारियों में कोई एंटीबायोटिक्स ना लगे, इसलिए एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इससे बचाता है। तो वैक्सीन्स यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, टीकाकरण यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है कि कोरोना को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी से हरा देंगे। हम इस बात को समझें कि हर्ड इम्यूनिटी तो हमने टीकाकरण से बहुत पहले ही बना रखी है। आप देखिए, ज़्यादातर टीकाकरण 5 साल से कम बच्चों में होता है और हम भी उससे बचे रहते हैं, वयस्क भी बचे रहते हैं। तो कैसे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस टीकाकरण से एक हर्ड इम्यूनिटी बनती है और हम बहुत सी जानलेवा बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी में टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लगभग ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिनमें हमारे टीकाकरण काम आ रहा है। आज कोरोना के लिए ये बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में पिछले 50-60 सालों से BCG की वैक्सीन लगाई जा रही है, जो हम लोग बाएं कंधे में बच्चे को जन्म के समय लगाते हैं। शायद वो रीज़न भी हो सकता है कि कोरोना हिंदुस्तान में इतनी भयावह स्थिति नहीं जानती है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है, ये कहने की बात है। कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं इस पर। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है इस बारे में और इस पर अभी प्रामाणिकता इसकी आगे भी सिद्ध होगी। और इतना सब होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने के बावजूद भी, हमारे पास यूनिसेफ कहती है लगभग 2.4 बिलियन डोजेस वैक्सीन की हर साल आनी चाहिए और हम कितनी कर पा रहे हैं? ओनली 1.2 बिलियन, मतलब आधी। तो दोस्तों, कुछ भी हो, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में, यूनिसेफ ने, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने और साथ में अब भारत सरकार ने बता दिया है कि टीकाकरण एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही हेल्थ इमरजेंसी है। तो आप लोगों से सबसे बोलता हूँ, जैसे कि शुरुआत में बर्थ पे जो टीकाकरण है उसकी गाइडलाइंस हैं कि आजकल जब भी टीकाकरण जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है उसी अस्पताल में उसको पहला टीका BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी लग जाना चाहिए। इसके बाद 1.5 महीने पे जो उसको टीके लगते हैं उसमें है पोलियो, उसमें है DPT, जिसे D से डिप्थीरिया गलघोटू, P से पर्टुसिस काली खांसी, T से टिटनेस। इसके अलावा हिप, जो दिमागी बुखार और मेनिंजाइटिस का टीका होता है। इसके अलावा कुछ डायरिया और निमोनिया, इनका टीका है। तो इनका लगाना 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे ये लगाने अति आवश्यक है। और 9 महीने पे हम लोग खसरे का और करमूल का टीका, साथ में रुबेला का टीका हम लोग लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बीमारियों से अगर हम लोग अब बच सकते हैं तो हमें टीकाकरण जरूर करना चाहिए। ये हमारे साथ साथ हमारा तो प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी से, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी, आगे आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स को बचा के रखेंगे। आज शायद यही वजह है हम लगभग पोलियो को हटा चुके हैं। हमारे पास स्मॉल पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं, वो भी नहीं है। टाइफाइड पे हमने ऑलमोस्ट कवर पा रखा है, वैक्सीन अवेलेबल है। डायरिया है हमारे पास, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। निमोनिया है, वैक्सीन अवेलेबल है। हमारी ताकत है हम इस टीकाकरण को आगे बढ़ाएं, ना कि रोके। मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने बहुत से ऐसे नियम कायदे बनाए हैं और अब उन्होंने नई गाइडलाइन भी दे दी है कि किस तरीके से छूटा हुआ टीकाकरण करवाएं। उन्होंने बोला है कि जब हम किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, जिसको रेड जोन बनाते हैं, उसके आसपास का एरिया बफर जोन बोला जाता है और उसके आसपास का एरिया ग्रीन जोन बोला जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है तो आप अपने नज़दीकी PHC, CSC, एडिशनल PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया इस ऐसी जगह में आता है जहाँ पे आपका जोन है, वहाँ पे अगर आपको टीकाकरण करवाना है तो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा और जहाँ से टीकाकरण छूटा है वहाँ से फिर शुरू करना होगा, क्योंकि टीकाकरण की चेन टूट जाती है। आपने ये सोचा क्यों चेन टूट जाती है? उसकी एक बड़ी वजह है। सपोज़ करिए आपने कोई टीका पहले 1.5 महीने पे लगवाया, उसके बाद उस टीके को आपने 2.5 महीने पे लगाया और वही टीका आपने 3.5 महीने पे लगाया। क्यों ऐसा हो रहा है? इस बात को हमको समझना चाहिए। हम जब पहली बार किसी टीके को लगाते हैं तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता जो अंदर आती है
वो लगभग 50 से 60% आती है। जब हम दूसरी बार लगाते हैं तो उसी को वो पहली डोज को बूस्ट करके वो 60 से 70% में चली जाती है। और कई बार जब हम तीसरा लगाते हैं तो 85 से, इसका मतलब अगर मैंने डीपीटी का टीका 1.5 महीने पे लगाया और 2.5 महीने पे छोड़ दिया तो हमारे पास पूरी प्रतिरोधक क्षमता नहीं आ पाएगी। और अगर हमने दूसरा लगाया तो शायद 60 से 70% पे आए, और तीसरा लगाया तो 90% तक हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को। और जानिए, इनका कोई इलाज नहीं होता है, ये जानलेवा होती है। टिटनेस से जान जाती है, पोलियो से ज़िंदगी अपंग हो जाती है, आप ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इस समझिए, हमारे देश में आज भी डायरिया और निमोनिया से लाखों बच्चे मर रहे हैं। बिल्कुल मत घबराइए, कोरोना है, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। जहाँ पे आपका टीकाकरण रुका है, जिस जगह पे टीकाकरण रुका है, उस जगह से वहाँ से टीकाकरण पुनः शुरू कर लें। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए हमें समय का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे आजकल डायरिया का टीका है, लगभग 8 ऐसे प्रदेश हैं जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे डायरिया का टीका और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो सब लोग लगवा भी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि क्या टीकाकरण हमें किस तरीके से आगे बचा के रखेगा। पहला टीका हमने लगा दिया, दूसरा लगा दिया और तीसरा मिस हो गया, तो 32 हफ्ते के बाद, मतलब 8 महीने के बाद मैक्सिमम तीसरा टीका लग जाना चाहिए। अगर ये नहीं लग पा रहा है तो हम इसको स्किप करके हम बाकी बचे हुए टीके लगाएं। इसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में अकेले खाली 15 लाख बच्चों का टीकाकरण मार्च महीने में छूटा। अप्रैल में ये 22 से 25 लाख के राउंड गया। उसके बाद मई में भी यही लगभग 20 से 22 लाख के राउंड गया, और मई तक आते आते सरकार चेत गई और उसने इस टीकाकरण को आगे बढ़ा दिया। मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ, इस बात को समझिए कि टीकाकरण से ज़िंदगी बचती है, टीकाकरण से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी तो सिर्फ बीसीजी का नाम आ रहा है, हो सकता है खसरे के टीके से हम कोरोना से बच रहे हो सकता है निमोनिया के टीके से बच रहे हो। तो अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को इतना मौका ज़रूर दीजिए कि टीकाकरण करवाते रहिए। अभी मुझसे किसी इसी फेसबुक लाइव में किसी पूछा कि मेरे बच्चे के 4 महीने का टीका है वो छूट गया है, तो आप घबराइए नहीं। 3.5 महीने या 4 महीने का जो टीका है, मान लीजिए 1-2 महीना हो गया है, आप जाके उसकी तीसरी डोज लगवाइए। बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप रेड जोन में हैं तो आप देख लीजिए कि जब आपका जोन ग्रीन जोन में चला जाएगा तब आप लगवाइए। टीकाकरण में अगर चेन टूटती है तो नुकसान हम सब का है, हम सब के है। ये अलका जी नमस्कार, मैंने आपका देखा कि आई एम अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, इट्स माई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट एग्जामिनिंग द ओरल कैविटी फॉर द किड्स इफ़ यू सी एनी ब्लैक स्पॉट। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी राय दी है, थैंक यू अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे साथ एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी जुड़ी हुई हैं। और मैं अपने साथ भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट रखता हूँ। मेरे बगल वाले चैम्बर में डॉक्टर उमेश चौधरी बैठते हैं और इसी में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं। और पीडियाट्रिक डेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। आधी से ज़्यादा बीमारियों की शुरुआत हमारे मुंह से होती है और ये अलका जी ने इसको बताया भी है। रेगुलरली हम अपने बच्चों का हेल्थ चेकअप कराते हैं और ख़ासकर उन बच्चों का जो बॉटल फीडर करते हैं, आप जानती होंगी। तो थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम वापस अपनी उस पर जाते हैं कि टीकाकरण की जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। हमारे पास और भी ऐसे सवाल आए हैं जिन्होंने बताया कि हमकी दूसरी डोज छूट गई है टीके की, तो मैं उनसे फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये देखा गया है कि जो आपकी डेट डॉक्टर ने दी है उसके मैक्सिमम 7 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स, इससे 14 दिन, इसके ऊपर टीकाकरण ना छोड़ें। ज़्यादा टीके की वजह से बच्चों में वो चेन टूटती है। तो जो आप एक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन 80% या 90% के अराउंड हो, वो नहीं आ पाता है। इसकी वजह से बच्चे में परेशानी होती है। सो आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि टीकाकरण को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। टीकाकरण एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स को बचा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, टीकाकरण जो आपके वहाँ होते हैं वो नॉर्मली बर्थ पे बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस का टीका होता है और ये बाएं कंधे पे लगाया जाता है। जहाँ पे लगाया जाता है
ये ठीक 1.5 महीने बाद एक छोटा सा दाना बन के फूट जाता है। इसके अलावा पोलियो की एक ड्रॉप दी जाती है और हेपेटाइटिस बी का पहला वैक्सीनेशन दिया जाता है। 1.5 महीने पे ये टीकाकरण जो होता है ये हमें 7 बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। पहला टीकाकरण पोलियो का दिया जाता है। पोलियो की ड्रॉप दी जा सकती है या अगर आप चाहें तो पोलियो का इंजेक्शन भी अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा डीपीटी का पहला टीका देते हैं। डीपीटी में 3 टीके आते हैं। डी से डिप्थीरिया। हाँ, पट्टा से बोल रहे हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। डीपीटी का टीका होता है और डीपीटी का टीके में 3 चीज़ें होती हैं। डी से डिप्थीरिया, जिसको हम गलघोटू बोलते हैं। ये एक सफ़ेद प्रकार की एक झिल्ली अंदर बन जाती है और दम घुट के बच्चे की मौत हो सकती है। इसमें बहुत खतरनाक बीमारी है। पी से पर्टुसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं। और टी से टिटनेस होता है, जो एक नर्व की बीमारी होती है। इसके अलावा HIV हिब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये बच्चों में निमोनिया भी क्रॉस करती है, ये बच्चों में दिमागी बुखार भी क्रॉस करती है। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि पिछले 1 दशक में हिब का टीका जिस तरीके से हो रहा है, सो हमारे देश में लगभग इससे होने वाली मेनिंजाइटिस और निमोनिया ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जो 5वां टीका होता है वो हेपेटाइटिस बी, जो लीवर के इन्फेक्शन का टीका होता है, वो लगाया जाता है। तो ये 5 टीके हैं और साथ में निमोनिया का और डायरिया का। निमोनिया और डायरिया जो सबसे खतरनाक चीज़ें हैं बच्चों में, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों में, उनका टीका दिया जाता है। ये 6 से 7 टीके 2.5 महीने पे होते हैं और यही 3.5 महीने पे होते हैं। सो ये पहले प्राइमरी डोज होते हैं और साथ में हमारा जो है 9 महीने पे टीका खसरे का दिया जाता है, जिसको हम MMR के नाम से लगाए जाते हैं। M से मीजल्स होता है, जिसको हम लोग खसरा बोलते हैं। छोटे छोटे चकत्ते होते हैं, इसमें बच्चे में फीवर आता है, कफ कोल्ड होता है, निमोनिया होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है और ये भी मौत का एक बड़ा कारण बन जाता है 5 साल से छोटे बच्चों में। साथ में एक दूसरे M से मम्स होता है, जो करमूल या पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। और रूबेला एक जेनेटिक ब्लड की बीमारी होती है, तो MMR का टीका हम लगाते हैं। आजकल 10वें महीने पे हम लोग एक टाइफाइड का टीका भी आ गया है। अगर आप चाहें तो अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर से मिल के वो टाइफाइड का टीका लगवा सकते हैं। साथ में हम लोग 6 महीने के बाद से किसी भी बच्चे में फ्लू का टीका लगा सकते हैं। ये फ्लू का टीका 6 महीने से लेके 100 साल तक किसी को भी लगा सकते हैं। इसमें स्वाइन फ्लू का टीका भी होता है और ये 1 साल से छोटे बच्चों में इसमें 2 डोज लगते हैं और उसके बाद साल में 1 बार लगता है, जिस प्रकार से। और ये मई जून का महीना सबसे उत्तम माना जाता है फ्लू से, क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में फ्लू लगभग अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू आपको पता ही है कि पिछले 2-3 सालों में कितना परेशान किया था। 1 साल पे जो नए टीके हैं वो हैं हेपेटाइटिस A, जिसको हम लोग जॉइंडिस के नाम से कहते हैं। साथ में हम लोग जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस एक मच्छर से होने वाला ऐसा इंसेफ्लाइटिस है जो खासकर शुरुआती दौर में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता था। बट क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स पे, तो अब ये हर जगह पाया जाता है। तो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के 2 टीके लगते हैं 1 साल के उपरांत। कुछ सरकारी अस्पतालों में इसको 9 महीने पे भी लगाया जाता है। ये एक नई चीज़ है। 15 महीने पे जब हम पहुंचते हैं तो हम लोग चिकन पॉक्स और MMR का बूस्टर देते हैं, निमोनिया का बूस्टर देते हैं और 1.5 साल पे बूस्टर 1-2 होते हैं, DPT का, पोलियो का और हिप का बूस्टर होता है। तो इस प्रकार से टीके की श्रृंखला आपके डॉक्टर आपको बताते जाएंगे। बेसिक जो टीके हैं DPT का, पोलियो का, हेपेटाइटिस बी का, रोटा वायरस और निमोनिया का, ये देखिए पटना में उन्होंने बोला है कि हमारे बिहार में एक जापानी इंसेफ्लाइटिस एवरी ईयर बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्या उससे बचने का उपाय बताएं। ये पटना से उन्होंने पूछा है। बहुत मैं इसी के बारे में बता रहा था। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के 2 प्रकार के टीके इस समय हैं। एक चाइनीज़ कंपनी बनाती है, वो टीके लगभग उत्तर प्रदेश और मैं समझता हूँ बिहार में सभी बच्चों को 1 साल से पहले लग जाता है। और दूसरी इंडियन कंपनी है। वो 2 तरीके की इंडियन कंपनीज़ हैं, एक एबेट वैक्सीन्स और एक भारत बायोटेक्स। इन लोगों ने एक कर्नाटक से स्ट्रेन लिया और उस पर यह बनाया। और ये टीके 1 साल के बाद 1 महीने के अंतर पे लगते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव टीके हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम अगले 1-2 साल तक लगभग सबको मैंडेटरी कर दें, बहुत महंगे भी टीके नहीं हैं। मुझे लगता है बाहरी मार्केट में, ट्रेड मार्केट में 400-500 रुपये के टीके पड़ते हैं।
अगर हम इसको लगा लेंगे तो ये इस भयानक बीमारी से बच जाएंगे, जिससे बच्चे अपंग हो जाते हैं, मेंटली काम नहीं करते हैं। और आप पटना के हैं, आप जानते हैं कि बिहार में इसमें और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसने किस तरीके से कोहराम मचा रखा है। ये शशि प्रभा जी ने पूछा कि सर जेई का वैक्सीन कितने साल तक के बच्चों को लगवाना जरूरी है। देखिए, ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस किसको होता है ये तो बता के नहीं आता है। आप किसी को भी लगवा सकते हैं। अमूमतः देखा गया है कि कम से कम 15 साल तक के बच्चों को जरूर लगवा दिया जाए। अगर उनको छूट गया है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और उसको लगवाइए। बहुत इफेक्टिव टीका है और टीकाकरण ही एकमात्र इसका उपाय है, क्योंकि और कोई इसका टीके का उपाय तो नहीं है। एक मच्छर से फैलता है और इसलिए परेशान बहुत ज़्यादा करता है, और उसकी क्या परेशानी होती है मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप जानती हैं जिस प्रदेश में आप रहती हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के एक नया वैक्सीन जो आया है, मैं खासकर महिलाओं को बता दूं, जो खासकर शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, खासकर 9 साल के ऊपर की लड़कियां, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बता दूं। ये भी एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशन और टीका आया है। ये बच्चेदानी के मुख का कैंसर का है। 9 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों में हम लोग ये 2 डोज देते हैं। एक 0 डोज देते हैं और एक 6 मंथ्स के बाद देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग 3 डोज में देते हैं। ये 2 कंपनीज़ हैं, एक GSK इस पे की है और एक MSD है। ये आराम से अवेलेबल है, तो आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ या अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के अपने 9 साल के ऊपर बच्चों लड़कियों को उसको लगवा सकते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सो आप सोचिए कि आज की डेट में साइंटिस्टों ने सर्वाइकल कैंसर के, हेपेटाइटिस बी जो लिवर कैंसर करता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, मलेरिया, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, चिकन पॉक्स, इस तरीके के टीके ला दिए हैं। रूबी अफजल ने पूछा है क्या सर सभी टीके सरकारी हॉस्पिटल में लग जाते हैं। देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि टीके में एक बड़ी साइंस है, बड़ी टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा रिसर्च है। हम सब जानते हैं भारत सरकार ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने मैक्सिमम टीके लगवाने की बात कही। और तो जो भी जानलेवा टीके हैं, जो भी जानलेवा है, जिनसे जान जाती है, उनके टीके डेफिनेटली भारत सरकार लगवाती है। 2 नए टीके जिनसे भारत में काफ़ी परेशानी होती है, जैसे डायरिया और निमोनिया, ये बोला गया है लगभग प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में 2 लाख बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं, कई की मौत भी हो जाती है। तो उसका टीका अभी इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, ऐसे कुछ राज्यों में स्टार्ट किया है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। रिज़ल्ट आने में अगर हमको लगेगा कि सब कुछ ये सही है, तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह भी कर चुके हैं कि इसको परमानेंटली फ्री करके सारे देश में एक साथ लगवाया जाए। सो सभी तरीके के तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर तरीके के टीके गवर्नमेंट अस्पताल में लगाए जाते हैं। भास्कर भवानी ने पूछा है कि सर सर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ सर। घमौनियों हो जाते हैं चाइल्ड 22 मंथ बेबी को फोरहेड, व्हाट टू डू इन दिस। हमारे ख्याल से आप घमौरियों की बात कर रहे हैं। देखिए, घमौरियाँ जहाँ तक मैं जो समझ रहा हूँ, ये एक तो ध्यान रखना है कि 22 महीने के बच्चे में, और इस समय आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे गर्मी है तो ये सीजनल होता है। अपने बच्चे को रोज़ नहलाएं, अच्छी तरीके से साफ़ रखें, तेल से मालिश अभी ना करें, गर्मियों का समय है, आपके ये पोर्स बंद हो जाते जहाँ पे रिएक्शंस करते हैं। और ऑयल जो हम लोग मलते हैं, ये एक एलर्जिक ऑर्गेनिक ऑयल है, ये एलर्जी करता है स्किन की। सो ऑयल और पाउडर और काजल, इससे थोड़ा सा बचा के रखें। हो सके तो बहुत धूप में या बहुत गर्मियों से बचाएं, यही तरीका है। इसमें कोई क्रीम लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, मौसम बदलते ही ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, आज हम लोग ने एक वैक्सीनेशन की बात करी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे इसी फेसबुक पेज पे आते रहिए। बच्चों से मिलती जुलती जो भी समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके आपको जवाब दे दूँ। हो सकता है कि कुछ देर हो सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको सटीक और साइंटिफिक जवाब दूं। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वैक्सीनेशन इज़ अ हेल्थ इमरजेंसी, इस बात को समझें। इस हेल्थ इमरजेंसी को टालें नहीं, इसको हमें पार पाना है।